अगर आप देश की सियासत और सियासी समाचारों पर नजर रखते हैं तो आपने एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर आप आसान भाषा में से समझिए तो सामान्य नागरिक संहिता के बारे में जरूर जानते होंगे। और अगर आप इनके बारे में नहीं भी जानते हैं तो भी आपने इनका नाम तो जरूर सुना होगा। खास करके चुनावी माहौल में इनके नाम का इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ जाता है। और आज डीएनए में इस विषय पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें यूसीसी और एनआरसी को खास जगह दी गई है। इन दोनों को खास जगह दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत तवज्जो दिया गया है। क्यों, इसके आगे हम राजनीतिक मायने भी समझेंगे, लेकिन यह समझिए कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा के लिए चुनाव होने और इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। ये उसकी कॉपी आप जारी करते हुए देख रहे हैं, जिसकी एक कॉपी मेरे पास है। और बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में कई तरह की घोषणाएं भी की गई, जिसमें प्रदेश के हर बीपीएल परिवार को रोज आधा लीटर नंदिनी दूध देने का वायदा किया गया। इसके अलावा पार्टी ने यह भी कहा कि सत्ता में लौटने पर वो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों को हर वर्ष 3 रसोई गैस सिलेंडर भी मुफ्त में देगी। घोषणा पत्र के अनुसार ये सिलेंडर उगादी, गणेश चतुर्थी और दीपावली के अवसर पर फ्री दिए जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी ने 10 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त में घर देने और SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए 10,000 रुपए की FD का भी ऐलान किया है, जो कि 5 वर्ष तक के लिए होगी। इसके साथ ही बीजेपी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वर्ष में एक बार मुफ्त में कंप्लीट हेल्थ चेकअप करवाने का भी वायदा किया है। ये तमाम बातें घोषणा पत्र में बीजेपी की तरफ से बताई गई, लेकिन इस घोषणा पत्र में, या यूं कहें कि विजन डॉक्यूमेंट का जो सबसे खास पॉइंट है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी का वायदा। बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार रिपीट होने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वायदा किया है और घोषणा पत्र के अनुसार पार्टी इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी करेगी और जिसकी सिफारिशों के आधार पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इसी तरह बीजेपी ने प्रदेश में एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू करने का भी वायदा किया है। एनआरसी की शुरुआत वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी और फिलहाल ये असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है। और इसलिए आज डीएनए में हम इसी यूसीसी और एनआरसी का सामाजिक और सियासी विश्लेषण करेंगे और इस कानूनी पहलू को भी डिकोड करेंगे कि क्या संविधान राज्यों को खुद ऐसे कानून बनाने की ताकत देता भी है या यूसीसी और एनआरसी सिर्फ चुनावों में वोट हासिल करने का एक तरीका है। और इसे लेकर जब जी न्यूज ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आप उनको सुनिए। ये मैं देख रहा हूँ कि लगातार जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, घोषणा पत्र होती है आपकी, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक में भी फिर इसकी जरूरत क्या पड़ती है? विकास और समान नागरिक संहिता दोनों कहीं ना कहीं 2 ध्रुव है। ध्रुव नहीं है। एक अच्छे समाज को बढ़ने के लिए सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और संविधान की भी जो निर्माता रहे उनकी ये इच्छा थी कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो उसको हम धीरे धीरे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सशक्त होकर के और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और जहाँ जहाँ मिल रहा है वहाँ हम विचार करके इस विचार को बढ़ा रहे हैं। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और चाहे बहुआयामी विकास हो, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अंतर्विरोध दोनों में कहीं नहीं है। अच्छे समाज को बढ़ना हो तो सबको बराबर का अवसर देना होगा। आपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुन लिया। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि विपक्ष को बीजेपी के इस दांव से इतनी दिक्कत क्यों है। लेकिन इससे पहले शॉर्ट में आपको ये समझा देते हैं कि यूसीसी क्या है और इसे लागू किए जाने की मांग क्यों उठ रही है। दरअसल भारत में वैसे तो हर किसी पर संविधान और कानून का ही शासन चलता है और संविधान कहता है कि यहां किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, रंग या बोली, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर इसे समझिए कि 2 अलग अलग समुदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर कोई अपराध कर दिया तो ऐसा नहीं है कि उस अपराध के लिए एक को अलग सजा मिलेगी और दूसरे को अलग सजा मिलेगी।
यानी कानून यहां कोई भेदभाव नहीं करेगा और दोनों को आईपीसी में दर्ज धाराओं के तहत ही सजा सुनाई जाएगी, जो कि दोनों के लिए एक जैसी ही होंगी। यानी कानून की नजर में भारत का हर नागरिक एक समान है, एक बराबर है। आपको ऐसा लगता भी होगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो यहां पर आप गलत हैं, क्योंकि कुछ मामलों में कानून हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है, वो भेदभाव करता है। और ये भेदभाव क्या है, इसे भी मैं आपको आईपीसी के एक उदाहरण के जरिए ही समझाने की कोशिश करता हूं। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के अंदर एक धारा है, आईपीसी 494। यह धारा कहती है कि कोई भी व्यक्ति पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे 7 वर्ष की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन यह धारा मुस्लिमों पर लागू नहीं होती, क्योंकि मुस्लिमों के पर्सनल लॉ के अनुसार उन्हें 4 शादियां करने का अधिकार है। यहां एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस उदाहरण का मकसद किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यह बताना है कि कानून में समुदाय के आधार पर भेदभाव मौजूद है, इसलिए यह उदाहरण हमने आपके सामने रखा। फिलहाल देश में हर धर्म के लोग शादी, तलाक और जमीन जायदाद जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। लेकिन सामान्य नागरिक संहिता लागू होने से देश में सबके लिए एक कानून होगा और इसमें धर्म, संप्रदाय या जेंडर के आधार पर भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यानी सामान्य नागरिक संहिता होने पर धर्म के आधार पर किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। वैसे यूसीसी सिर्फ बीजेपी का ही एजेंडा नहीं है। भारत के संविधान में भी यूसीसी को लागू करने की बात कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है और यह अनुच्छेद कहता है कि स्टेट पूरे देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यानी संविधान में यह बात मानी गई है कि धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं होना चाहिए। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश के लिए जरूरी बताया था, लेकिन इसे कंपलसरी नहीं किया गया। उन्होंने इसकी जरूरत पर बल दिया, लेकिन इसे कंपलसरी नहीं किया। एक तरफ तो फाइनेस्ट लॉ है जो और एक धर्म के लोगों के लिए, चाहे हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, उनके मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इन मामलों को डील करने के लिए। दूसरी तरफ अनकोडिफाइड रिलीजियस स्क्रिप्चर से निकला लॉ है जहां पर कि ये तमाम अधिकार नहीं। तो इसीलिए अगर हम देखें तो संविधान की मूल भावना राइट टू इक्वालिटी और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्टेट के द्वारा लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जेंडर के आधार पर, उसको मूल रूप देने के लिए, संविधान की भावना को मूल रूप देने के लिए और अनुच्छेद 44 को मूल रूप देने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की बात को मूल रूप देने के लिए ये जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। और इसीलिए आप देखिए कि तमाम जगहों पर जो घोषणाएं होती हैं राज्यों के द्वारा, अगर राज्य ट्रू स्पिरिट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते तो वहां पर सक्सेसफुली उस बात को डील कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब संविधान खुद यूसीसी की वकालत करता है तो फिर इसे आज तक लागू क्यों नहीं किया गया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है वोट बैंक, क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारी विरोध के बावजूद वर्ष 1955 में हिंदू कोड बिल को तो संसद में पास करा दिया, लेकिन मुस्लिम नेताओं की नाराजगी की वजह से वो समान नागरिक संहिता पर आगे नहीं बढ़ सके। और इसी वजह से आज हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के लिए तो शादी, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने जैसे नियम संसद में बने कानून से तय होने लगे, लेकिन मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के लिए अपने धार्मिक कानूनों के हिसाब से शादी, तलाक, उत्तराधिकारी जैसे मुद्दे तय करने की छूट बरकरार रही। और बीजेपी धर्म के आधार पर होने वाले इसी भेदभाव को मुद्दा बनाती रही है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बीजेपी के 3 सबसे बड़े चुनावी वायदों में से एक रहे हैं। पहले 2 तो पूरे हो चुके हैं, जबकि यूसीसी का मुद्दा अभी भी बाकी है। इसलिए पिछले कई चुनावों में बीजेपी यूसीसी को अपने चुनावी अभियान से जोड़कर रखती है और जमकर इसका इस्तेमाल कर रही है। पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर वोट मांगे थे। उत्तराखंड और गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट
तैयार करने के लिए कमेटी भी गठित की जा चुकी है और इसी तरह मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूसीसी के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया था, तो दूसरी तरफ हरियाणा ने भी यूसीसी लागू करने की दिशा में संकेत भी दिए थे और अब कर्नाटका में भी बीजेपी ने भी यूसीसी का दांव चल दिया है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारें अपने स्तर पर यह कानून बना सकती हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का खेल है। उसे समझने के लिए आपको हमारे एक्सपर्ट को जरूर सुनना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई भी राज्य बना सकता है अपने प्रदेश में मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के और सबको एक समान अधिकार देने के लिए। और इसीलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने अनुच्छेद 44 को डाला, जिसके मुताबिक ये जो स्टेट है, स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स जो है बनाएगा और ये इंश्योर करेगा कि बने। तो इसलिए जो घोषणाएं राज्यों के द्वारा हो भी रही हैं, वो तमाम उनको वो अधिकार संवैधानिक हैं को अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकें। तो बीजेपी अपने विजन डॉक्यूमेंट में लिखती है, वी विल इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन कर्नाटका बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय अ हाई लेवल कमिटी विच इज टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय फॉर द पर्पस। क्यों यूसीसी? अब सवाल यह है कि अगर राज्य सरकारें अलग अलग कानून बनाएंगी तो फिर उसमें यूनिफॉर्मिटी कहां से आएगी, समानता कहां से आएगी? और अगर बीजेपी सच में यूसीसी को लागू करना चाहती है तो फिर वो संसद से ही कानून क्यों नहीं बना देती? क्योंकि पिछले वर्ष संसद में जब सरकार से यूसीसी को लेकर सवाल पूछा गया था तो केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मामला कोर्ट में होने की बात कहकर गेंद राज्य सरकारों के पाले में डाल दी थी। हालांकि यूसीसी सिर्फ चुनावी मामला नहीं है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र सरकार से कई बार सवाल जवाब कर चुकी है। सितंबर 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लागू करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर निराशा जताई थी। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुलकर विरोध करते रहे और मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका इसे अपनी निजी और धार्मिक जीवन में दखल के तौर पर देखता है और इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश के तौर पर भी पेश करता है। यानी यूसीसी की धारणा भले ही भारत के संविधान में मौजूद हो और भले ही भारत की सुप्रीम कोर्ट इसकी पैरवी करती हो, लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से अब यह मुद्दा सामाजिक कम और सियासी ज्यादा हो चुका है। और इसलिए जब बीजेपी ने कर्नाटक में यूसीसी को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया तो पॉलिटिक्स शुरू हो गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कह रहे हैं नहीं, हम देखेंगे उसके ऊपर, वो सेंसिटिव मैटर है, हम उसको फाइट करेंगे। पोलराइज करने के लिए वो कर रहे हैं। जब भी चुनाव होते हैं यूसीसी आ जाता है, सीएए आ जाता है। चुनाव जैसे ही खत्म हुए यूसीसी और सीए सूटकेस में डाल के बंद करके ताले की चाबी लेके मोदी जी दिल्ली चले जाते हैं। अब यूसीसी की बात करी, उत्तराखंड में क्या किया यूसीसी में, उत्तर प्रदेश में यूसीसी की बात क्यों नहीं करते आप, मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों नहीं करते? ये सिर्फ राज्यों को पोलराइज करने का दाव है, पर ये 6.5 करोड़ कन्नडिगाज ने मन बना लिया है कि 40% कमीशन खोरों को निकालो। देखिए, पहले उनको जीतने दीजिए, जीतने के बाद वो क्या करेंगे उसके बाद देखा जाएगा। ये तो हुई यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता की बात, लेकिन अब बीजेपी के कर्नाटक में दूसरे बड़े चुनावी वायदे की भी बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी ने कर्नाटक में यूसीसी के साथ साथ एनआरसी लागू करने का भी ऐलान किया है। एनआरसी का अर्थ तो आप जानते होंगे, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, यानी एक ऐसा रजिस्टर जिसमें देश के सभी नागरिकों का ब्यौरा दर्ज होगा और इसके लिए कागज दिखाना पड़ेगा। उसी कागज की बात हम कर रहे हैं जिसको लेकर बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपने सुनी थी और कई सारे पॉलिटिकल हाइप्स भी आपने देखे थे। और इस रजिस्टर में कागज दिखा के अपना नाम डालना होगा और इस रजिस्टर के जरिए यह भी पता लगाया जा सकेगा कि देश में कितने लोग ऐसे हैं जो भारत के वास्तविक नागरिक हैं, जबकि कितने लोग ऐसे हैं जो घुसपैठिए हैं या अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं। हालांकि एनआरसी की मांग भी काफी पुरानी है, लेकिन एक तबका एनआरसी को अल्पसंख्यक विरोधी बताते हुए इसका विरोध करता रहा है
और वर्ष 2020 में एनआरसी के खिलाफ हुए धरना प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भी भड़क उठी थी और ये उसकी उस समय की तस्वीर है। हालांकि यूसीसी की तरह सुप्रीम कोर्ट एनआरसी को लागू करने का आदेश भी दे चुका है। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने के लिए वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने असम में एनआरसी अपडेट करने का आदेश दिया था। इसके बाद अगस्त 2019 में असम में एनआरसी को अपडेट किया गया। राज्यों को इसको एनआरसी तैयार करने में, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स के तैयार करने में, आइडेंटिफाई करने में, डॉक्यूमेंटेशन में, केंद्र खोलने में और एम्प्लॉइज को उसके लिए लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन केंद्र सरकार भी अगर चाहे तो केंद्र सरकार भी उस पर कर सकती है। कि आप आसाम में देखिए कि 52,000 एम्प्लॉइज को रखा गया और उन्होंने सिटीजन रजिस्टर तैयार किया। तो क्या जो लागू करने का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को ट्रू स्पिरिट में उस राज्य की मंशा है लागू करने की नहीं, ये जरूर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। परंतु रही बात राज्यों को एनआरसी को लागू करने, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नंबर 1, पहचान करने के लिए घुसपैठियों के बीच में और साथ ही कौन इस देश का इलीगल इमिग्रेंट है उसकी पहचान करने के और कैसे उसको उसकी कंट्री में डिपोर्ट किया जाएगा, कैसे डिटेंशन सेंटर्स में उनको रखा जाएगा और कौन से लोग हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। और इसलिए एनआरसी को लागू करने के लिए किया। आसाम में आप देखिए, आसाम में 52,000 कर्मचारियों ने मिल करके एनआरसी का ढांचा तैयार किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। यानी फिलहाल असम भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां एनआरसी लागू है और अब बीजेपी ने कर्नाटक में भी एनआरसी को अपने चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया। और बीजेपी का यह तर्क है कि इससे राज्य में घुसपैठियों की पहचान हो सकेगी और असली नागरिकों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाई जा सकेंगी। लेकिन कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां बीजेपी पर यूसीसी और एनआरसी के बहाने ध्रुवीकरण का अब आरोप लगा रही है। अब यही सवाल उठा कि भाई ऐसे आरोपों के बीच में जनता किस पर भरोसा करेगी। तो फिर जी न्यूज ने जनता की राय जानने की कोशिश की और डीएनए के अपने पहले विश्लेषण में हमने आपको कर्नाटक में बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के बारे में तो बताया और हमें उम्मीद है कि आप यूसीसी और एनआरसी के मुद्दे पर काफी हद तक बहुत कुछ जान भी चुके होंगे, समझ भी चुके होंगे और ये भी मान चुके होंगे कि इस विजन डॉक्यूमेंट से बीजेपी का विजन क्या है। लेकिन अब हम आपको कर्नाटक की सियासी स्थिति समझाने वाले हैं, क्योंकि ये तो बात हुई चुनावी वायदों की, लेकिन जनता कर्नाटक की क्या इन चुनावी वायदों के साथ अपने आप को जोड़ पाएगी, सवाल ये है। और आपको बताने वाले हम ये हैं कि 13 मई के बाद कर्नाटक में किसकी सरकार बन सकती है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा की कुल 224 सीटों पर 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को नतीजे आएंगे। यानी आज से ठीक 12 दिन बाद सबको यह पता चल जाएगा कि कर्नाटक का किंग कौन है। लेकिन इसकी एक झलक हम आपको अपनी ओपिनियन पोल में दिखाने वाले हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को नतीजे आएंगे। उससे पहले जी न्यूज के लिए मैट्राइज ने ओपिनियन पोल किया है। ये ओपिनियन पोल 29 मार्च से 30 अप्रैल के बीच किया गया। इस पोल में कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर 2,80,000 लोगों की राय ली गई है। ओपिनियन पोल के नतीजों में मार्जिन ऑफ एरर ±5% है। आपको बता दें कि ये चुनाव के नतीजे नहीं हैं, सिर्फ ओपिनियन पोल हैं। इस ओपिनियन पोल को किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ना समझा जाए। मैं यहां ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चुनाव में जनता की राय, उनका वोट ही सर्वोपरि होता है और ये ओपिनियन पोल सिर्फ उनकी राय पर आधारित है और ये चुनाव का नतीजा नहीं है। और हमारी ये भी अपील है कि जी न्यूज के ओपिनियन पोल के आंकड़ों को कहीं से भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ना समझा जाए। लेकिन इस ओपिनियन पोल में जनता के मन की बात दर्ज है और जब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जनता के मन की बात जाननी चाहिए तो 44% मतदाताओं ने यह माना कि पीएम मोदी कर्नाटक चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे, जबकि 34% लोग इस राय से कुछ हद तक सहमत दिखे। वहीं 22% मतदाताओं ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी का खास असर नहीं होगा और ये आपके सामने आंकड़ा भी है। जी न्यूज के लिए मैट्राइज के ओपिनियन पोल में हमने ये भी पूछा कि डबल इंजन सरकार से कर्नाटक को कितना फायदा हुआ है। इसके जवाब में 34% मतदाताओं ने माना कि केंद्र और बीजेपी यानी दोनों जगह बीजेपी की सरकार से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है।
वहीं 45% लोगों ने कहा कि डबल इंजन सरकार से उन्हें थोड़ा फायदा हुआ है, जबकि 21% लोगों ने कहा कि डबल इंजन सरकार से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। यानी ये सर्वे बताता है कि जनता को डबल इंजन की सरकार से काफी हद तक उम्मीदें थी और उन्हें पसंद भी आई। हमने लोगों से यह भी सवाल किया कि उनकी नजर में बड़ा मुद्दा क्या है, यानी वोट डालते वक्त वो किन मुद्दों पर ध्यान रखेंगे। इसके जवाब में 12% लोगों ने कहा कि रोजगार उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ 11% लोगों ने कहा कि राज्य सरकार का कामकाज उनकी नजर में बड़ा मुद्दा है। वहीं 10% लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट डालने की बात कही। विकास को मतदान का मुद्दा मानने वालों की तादाद 7% रही, जबकि जाति को 6% लोगों ने बड़ा मुद्दा बताया। वहीं 4% लोगों ने भ्रष्टाचार और 3% ने महंगाई को बड़ा मुद्दा बताया। दूसरी तरफ 47% लोगों ने अन्य मुद्दों को वोटिंग का आधार बताया। यानी पीएम मोदी का फैक्टर यहां भी चलता नजर आया। हालांकि बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और वो भी इस ओपिनियन पोल में नजर आया। ओपिनियन पोल में जब जनता से सीएम पद के चेहरे पर हमने राय मांगी तो इसके जवाब में 24% लोगों ने कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया को सबसे बेहतर उम्मीदवार बताया, जबकि मौजूदा सीएम बसवराव बोम्मई पर सबसे ज्यादा 28% लोगों ने अपना भरोसा जताया। दूसरी तरफ 11% लोगों ने सीएम पद के लिए जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी को अपनी पसंद बताई और 14% लोगों के लिए कांग्रेस के ही डीके शिव कुमार सीएम पद की पसंद रहे। वहीं 23% लोग ऐसे थे जिन्हें सीएम पद के लिए इनमें से कोई भी नाम पसंद नहीं आया और उन्होंने दूसरे नेताओं का नाम लिया। ये तो हुई मुद्दों और सीएम पद के चेहरे की बात। अब हम आपको ओपिनियन पोल का वो आंकड़ा दिखाते हैं जिसका सबको इंतजार है। हम बात कर रहे हैं सीटों के आंकड़े की और जी न्यूज के लिए मेट्राइज की ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को इस चुनाव में 103 से 115 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस को 79 से 91 सीटें मिले, इस बात का अनुमान लगाया गया है। वहीं जेडीएस को 26 से 36 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य को भी 1 से 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। यानी इस ओपिनियन पोल के अनुसार कर्नाटक में काफी क्लोज फाइट होने वाली है। फिर भी इस मुकाबले में बीजेपी बाजी मारती दिख रही है। वैसे सीटों की बात करें तो वोट प्रतिशत यहां पे भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि जी न्यूज एंड मेट्राइज के सर्वे में जो कर्नाटक में बीजेपी का वोट प्रतिशत हमें नजर आया वो लगभग 42% वोट मिलने का हमें अनुमान है और कांग्रेस को भी 40% वोट मिल सकते हैं, ऐसा अनुमान है। वहीं जेडीएस को 15% वोट मिलने की संभावना है। यानी ये कि वोट प्रतिशत के मामले में बीजेपी को कांग्रेस से सिर्फ 2% अधिक वोट मिलने का अनुमान लगता है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमने जनता की राय जाननी चाहिए और जनता ने जो अपने ओपिनियन को सामने रखा है, यानी जो आकलन है, जो अनुमान है, उसके मुताबिक बीजेपी एक बार फिर से कर्नाटक में सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस विजन डॉक्यूमेंट के मुद्दों को क्या बीजेपी इसलिए जनता के बीच लाना चाह रही थी, इसलिए यूसीसी के बारे में चर्चा किया गया, इसलिए एनआरसी का जिक्र किया गया।